बेटा क्या होता है रेशो? रेशो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब मैंने आपको बताया था सेम यूनिट होना चाहिए। तो ए अपॉन बी को ए इज़ टू बी, ए रेशो बी या ए अपॉन बी बोलते हैं, जिसमें ए और बी क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं। ए को वैसे हम न्यूमरेटर बोलते थे, बट अब क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, और बी को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर को कॉन्सिक्वेंट। सो वैसे मैंने बताया था कि वेट और हाइट ये दोनों का रेशो नहीं निकाला जा सकता, पहले हमें सेम यूनिट के होने चाहिए, सेम काइंड के होने चाहिए, मतलब एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए। ऐसे ही 75, अच्छा यहाँ पे यूनिट का मतलब ये नहीं सर वेट और वेट क्या फिर कंपेयर हो सकते हैं किसी भी टाइप के? नहीं। अगर वेट आप ले रहे हो तो आपको अगर दोनों किलोग्राम्स में होने चाहिए या दोनों ही ग्राम्स में होने चाहिए, तो इसके लिए हमने वो कन्वर्जन किया था। नंबर हो नॉर्मल तो 12:16, उससे फ़र्क नहीं पड़ता सर अब वो 12 और 16 क्या थे। लेकिन एक चीज़ और थी, वो क्या थी? सिंपलेस्ट फॉर्म, जो मैंने बताया था काटा पीटी करके आना चाहिए। ठीक है, सो वो 12/16 है तो उसको काट के कि दोनों 4 की टेबल में आ रहे हैं तो उसको लिख लिया 3/4। उसके बाद बेटा ऑर्डर मैटर करता है। मैं 3/4 को ऐसा नहीं सर 3 और 4 दो ही तो नंबर है, 3/4 बोलो या 4/3 बोलो या 3:4 बोलो या 4:3 बोलो, एक ही बात होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है, ऑर्डर मैटर करता है बेटा। उसके बाद हमने 2-3 एग्जाम्पल्स किए थे। फिर एक बात हुई थी कॉमन फैक्टर की, जो मैंने बताया था मेरे पास 1000 रुपये, मेरी बीवी के पास 2000 रुपये, हम कहें हमारे अमाउंट का रेशो 1000/2000 है तो ये गलत होगा। एक कॉमन फैक्टर है जिसको हटाना ज़रूरी है, जिससे रेशो जो निकलती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रह जाती है। तो वो जो हम काटा पीटे वाली बात कर रहे थे ना, तो वो मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर को हटाना, ताकि 1 और 2 क्या हो जाए? कोप्राइम हो जाए, मतलब उनका HCF क्या हो जाए? 1 हो जाए। जैसे 1000 और 2000 है, उसमें कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है कि दोनों 1000 की टेबल में आ रहे हैं, तो रेशो कट के क्या बचेगा? 1/2। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर किसी क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, कोई सेम अमाउंट से नहीं, एक रेशो से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो न्यू क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करते हैं? ओल्ड क्वांटिटी को रेशो के इनवर्स से, मतलब अगर 6:7 दिया है तो 7:6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा न्यू इंक्रीज या डिक्रीज्ड जो भी क्वेश्चन होगा, नया अमाउंट आ जाता है, नई क्वांटिटी आ जाती है। सो फॉर्मूला क्या था? न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ द रेशो गिवन। तो अगर A/B गिवन है तो उसको मल्टीप्लाई करा देंगे B/A से। फिर था कि अगर 3 रेशो दे रखे हो बेटा 1/3, 1/8, 1/6, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हमें क्या करना है? 3, 8 और 6 का LCM लेना है। LCM लेने के लिए क्या बताया था कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। 8 1 ज़ा 8 की टेबल में 3 और 6 की टेबल में 8 नहीं आता। फिर 8 2 ज़ा 16 भी नहीं आता। 8 3 ज़ा 24 एक ऐसा पहला नंबर हुआ 8 की टेबल में जो 3 की टेबल में भी आ रहा है और 6 की टेबल में भी आ रहा है। इसका मतलब हमारा LCM कितना हो गया? 24। उस 24 को हमने ऊपर न्यूमरेटर में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो भी फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में बचा 8:3:4 वो हमारा आंसर हो गया। फिर हमने पढ़ा था बेटा इनवर्स ऑफ अ रेशो। इनवर्स रेशो का मतलब क्या होता है कि 2/3 एक रेशो गिवन है, उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 हो जाए? सो दैट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द गिवन रेशो। मतलब जैसे 2/3 दे रखा है तो उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3/2 से। सो 3/2 या 3:2 इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ 2:3। मतलब ऐसे दो रेशो जिनका प्रोडक्ट जो है वो 1 आ जाए। उसके बाद बेटा हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ग्रेटर इनइक्वालिटी का मतलब न्यूमरेटर जिसमें बड़ा हो डिनोमिनेटर से, लेसर इनइक्वालिटी का मतलब जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। फिर डुप्लीकेट रेशो का मतलब जो रेशो दे रखा है उसमें बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करना है? स्क्वायर करना है। सब डुप्लीकेट रेशो में क्या था? दोनों का रूट करना है। ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या था? दोनों का क्यूब करना है, दोनों मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। सब ट्रिप्लीकेट में क्या था? दोनों का क्या करना है? क्यूब रूट करना है। फिर था बेटा कंपाउंडेड रेशो कि अगर A/B और C/D दे रखा है तो हम क्या करेंगे? A को C के साथ और B को D के साथ, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड रेशो या कंपाउंडेड रेशो। उसके बाद था कॉन्टिन्यूअस रेशो। अगर 2:3, 3:4 दिया हुआ है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3:4 एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूड रेशो। कमेंसुरेबल और इनकमेंसुरेबल का मतलब, कमेंसुरेबल मतलब जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो? इंटीग्रल हो, रूट वाले नंबर ना हो, उसको हम कमेंसुरेबल रेशो बोलते हैं। जिसमें रूट वाले नंबर हो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में या दोनों में से किसी एक में भी हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? इनकमेंसुरेबल। उसके बाद बेटा हमने 2-4 क्वेश्चंस किए थे। तो ये हमारा रेशो उसका कॉन्सेप्ट था जो हमने लास्ट क्लास में किया था। अगर आपको डिटेल्ड पढ़ना है तो आपको वो पूरी वीडियो लास्ट वाली देख लेना बेटा।
अब हमने जो बेटा टॉपिक स्टार्ट करना है वो है प्रपोर्शन, और मैंने पहले ही बोला था रेशो एंड प्रपोर्शन आर लिंक्ड, सिमिलरली इंडाइसेस या इंडिसेस एंड लॉग आर लिंक्ड। सो रेशो और प्रपोर्शन क्या क्या लिंक है बेटा, ध्यान से समझना। व्हाट इज प्रपोर्शन? प्रपोर्शन होता क्या है? प्रपोर्शन इज इक्वालिटी ऑफ एन रेशो, इक्वालिटी ऑफ रेशो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। मतलब अगर 2/4 दिया हुआ है, 3/6 दिया हुआ है, मैं बोलूँगा कि ये दोनों रेशोज प्रपोर्शन में है, क्योंकि इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर करें, मतलब 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं, 3/6 को 1/2 लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं अगर, तो हम बोलेंगे दीज रेशोज आर इन प्रपोर्शन। तो इक्वालिटी ऑफ रेशो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। अब होता क्या है, प्रपोर्शन का एक साइन होता है, जैसे रेशो में 2 लगते हैं ना बेटा डॉट, प्रपोर्शन में 4 लगते हैं, या उसकी जगह हम इक्वल टू का साइन लगा दें, ऊपर वाले 2 डॉट्स को ज्वाइन कर दें, नीचे वाले 2 डॉट्स को ज्वाइन कर दें, इक्वल टू का साइन आ गया अगर 2 रेशो के बीच में, तो मतलब वो प्रपोर्शन में हो गए। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B प्रपोर्शन C/D, ये भी बेटा एक ही बात होती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं और साथ में हम ये 4 डॉट्स भी लगा सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे उसमें टर्म्स होती थी रेशो में कि न्यूमिनेटर जो होता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, डिनोमिनेटर को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ऐसे बेटा यहाँ प्रपोर्शन में भी होता है। सो अगर A/B प्रपोर्शनेट है बेटा C/D के, सो A इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, B इज कॉल्ड सेकेंड टर्म, C is called third term and D is called fourth term। क्योंकि 2 रेशोज के इक्वालिटी को हम प्रपोर्शन बोलते हैं बेटा, तो इसका मतलब इसमें टर्म्स कितनी होंगी, 4 टर्म्स होंगी। अब इसमें बेटा जो A एंड D होते हैं उसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और जो बीच वाली होती हैं सेकेंड एंड थर्ड, दे आर कॉल्ड मीन्स। तो फर्स्ट एंड फोर्थ are called extremes, second term and third term are called means, या हम उसको middle terms भी बोलते हैं। समझ आ रही बेटा, ठीक है। से फॉर A/B इक्वल है C/D को, तो हम D को क्या बोलेंगे बेटा, एग्जाम्पल के लिए D को क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म, या फिर हम बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शन, एक ही बात है बेटा। A/B इज इक्वल टू C/D है, तो D को क्या बोला जाएगा, फोर्थ प्रपोर्शन। और अब आप एक चीज़ नॉर्मली समझो, अगर A/B इक्वल दे रखा है C/D के, तो ये तो हमने तो बचपन से ही पढ़ा हुआ है कि हम इन दोनों को क्या करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब A को मल्टीप्लाई कर देते हैं D से और B को मल्टीप्लाई कर देते हैं C से। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स क्या थी बेटा, फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब A एंड D, वो इक्वल हो गया किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। ये तो नॉर्मल है कि अगर 2 रेशो जब भी प्रपोर्शन में होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन। और इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ठीक है जी, क्लियर है। अब सुनना, एक होता है बेटा, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब मैंने पहले बोला था कि जब 2 नंबर्स या 2 क्वांटिटीज़ रेशो में होते हैं तो वो सेम काइंड के होने चाहिए। सेम काइंड का मतलब क्या था, सेम यूनिट के होने चाहिए। यहाँ पर ऐसा कंपलसरी नहीं है। क्या कंपलसरी है कि अगर हम बोल रहे हैं कि A/B प्रपोर्शनेट है C/D के, तो 2 बातें याद रखना बेटा, A एंड B मस्ट बी इन सेम यूनिट, C and D must be in same unit। A, B, C, D चारों सेम यूनिट में हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भी हो, लेकिन A और B की यूनिट, C और D की यूनिट, ये दोनों यूनिट जो होनी चाहिए ये दोनों की सेम होनी चाहिए।
ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा a अपॉन में b अपने आप में तो वो रेशो ही है ना बेटा, तो रेशो की डेफिनेशन तो फुलफिल उसको करनी चाहिए ना। तो इसीलिए a और b जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम यूनिट में होने चाहिए, और c और d जो होने चाहिए वो सेम यूनिट में होने चाहिए। समझ आ रही बात? अब सुनना, मान लो 3 क्वांटिटीज, बेटा मैं ऑलमोस्ट सब कुछ मॉड्यूल वाला लिख रहा हूँ, ताकि जब आप मॉड्यूल से पढ़ो या नोट से पढ़ो तो आपको कोई भी डिफरेंस ना दिखे और कोई भी ऐसा ना हो डिस्क्रिपेंसी कि बुक में ऐसा लिखा है आपने ऐसा लिखवाया था तो इसका मतलब क्या सेम होता है। तो हम वही टर्मिनोलॉजी वही टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, ताकि 1% अगर आपको बुक से भी पढ़ना हो तो ऐसा ना लगे कि क्लास में कुछ और पढ़ा था, बुक में तो कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है बेटा? सो 3 क्वांटिटीज A, B, C आर ऑफ सेम काइंड, या फिर सेम काइंड का मतलब बेटा सेम यूनिट, आर सेड टू बी इन कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन ए बी सी। 3 4 नहीं है बेटा, कितने? 3। अगर ए बी और सी को हम चाहते हैं हम बोले कि वो कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन में है, तो उसका मतलब है बेटा कि ए रेशो बी इक्वल है बी रेशो सी के। उसका मतलब ए अपॉन में बी इक्वल है बी अपॉन सी के। उसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जो b का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए सी के। इसका मतलब b जो है वो किसके इक्वल है, रूट ए सी के। अब इसमें बोला जाता है बेटा b इज कॉल्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मीन प्रपोर्शन ऑफ a एंड c, या बिटवीन a एंड c। तो b इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शन बिटवीन a एंड c। ये चीज़ ना, ये कॉन्सेप्ट हम APGP में भी पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में, कि ये क्या मतलब है b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। मतलब सिंपल देखो 2 4 8 ये 3 नंबर है ABC, इसमें 100% अगर ये रेशो में है, देखो चेक करो 2 अपॉन में 4 4 अपॉन में 8, क्या दोनों का आंसर 1/2 1/2 आएगा या नहीं आएगा? अगर ऐसा होगा तो 100% बीच वाले नंबर का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। करके देख सकते हो, अगर वो रेशो में इक्वल है तो। ऐसे नहीं सर 2 3 5 लिख दिया, अब तो नहीं हो रहा सर। तो कंडीशन क्या है कि a अपॉन में b इक्वल होना चाहिए किसके, b अपॉन c के। अगर a अपॉन में p b अपॉन c के इक्वल हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल है। समझ आ रही बेटा बात? यहाँ आप चेक कर सकते हो, 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 8 16 इज इक्वल टू 16। समझ आ रही बेटा बात? सो मीन प्रपोर्शन का मतलब क्लियर है, ये 3 नंबर वाले कॉन्सेप्ट में लगता है। जब 3 नंबर गिवन हो 4 ना गिवन हो तो अगर वो कहे मीन प्रपोर्शन निकालना है तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, या एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं बीच वाला नंबर b इज इक्वल टू अंडर रूट AC। ठीक है बेटा? अब सुनना ध्यान से, इसी को हम कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन या कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल सुनो बेटा जी, 6 रुपये 8 रुपये, अगेन मॉड्यूल का एग्जाम्पल, 12 टॉफ़ी 16 टॉफ़ी। देखो मैंने यूनिट चेंज करी, लेकिन मैंने क्या ध्यान रखा कि ए और बी की जो यूनिट थी मैंने सेम रखी। मैंने बोला रुपीज़ है, वो अमाउंट है, वो 12 और 16 क्वांटिटी है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, कुछ भी है। इन दोनों की मैंने यूनिट सेम रखी, इन दोनों की मैंने यूनिट सेम रखी, ए और बी की, सी और डी की। तो क्या वो पूछ रहा है क्या ये प्रपोर्शन में है? बिल्कुल है, चेक करके देख लेते हैं। चेक करते हैं बेटा पहले 6 अपॉन 8, अगेन वही सिंप्लीफाइड फॉर्म बेटा, 3 अपॉन में 4, 12 अपॉन में 16, 4 3 ज़ार 12, 4 ज़ार 16। तो हम बोलेंगे यस 6:8 इज प्रपोर्शनेट टू 12:16, क्योंकि दोनों की सिंप्लीफाइड फॉर्म का जो आंसर आ रहा है वो सेम है, जिसमें ए और बी सेम यूनिट सेम काइंड के हैं, और ऐसे ही सी और डी भी सेम यूनिट सेम काइंड के हैं। ठीक है बेटा? और देखो 3 नंबर है बेटा, 2.4, 4 नंबर, 3.2, 1.5 एंड 2।
कह रहा है बताओ क्या ये सेम प्रपोर्शन में है या नहीं है, ये बताना है बेटा। देखो दो तरीके हैं, एक तो क्या कि मैं सेम प्रपोर्शन मतलब ये प्रपोर्शन में है या नहीं है, इन दोनों के जो रेशियोज आएंगे वो इक्वल है या नहीं। अब ऐसे नहीं करना सर 2.4 को 2 के साथ लेके, नहीं बेटा, जिस ऑर्डर में गिवन है ना उसी ऑर्डर में लेना है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए अपॉन बी लेके देख लो, सी अपॉन डी लेके देख लो। 2.4 और 3.42 में डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे तो 24 अपॉन 32 बचेगा। 1.5 और 2 में ऊपर डेसिमल हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 0। इसको हम करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। सिंप्लीफाइड फॉर्म, दोनों 8 की टेबल में जा रहे हैं, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। ये दोनों 5 की टेबल में जा रहे हैं, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। मतलब क्या ये प्रपोर्शन में हुए? बिल्कुल हुए, क्योंकि दोनों का रेशो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। एक तरीका और था कि इसको हम कैसे शो करें कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं है, वो याद है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो बेटा एक्सट्रीम मैंने क्या बताया था, ए एंड डी आर एक्सट्रीम्स, तो 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 4.8। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बी और सी को मल्टीप्लाई करा, 3.2 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, वो भी कितना आएगा बेटा 4.8। तो इससे भी शो किया जा सकता था कि ये चारों रेशो में है, मतलब प्रोपोर्शन में है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। अच्छा और सुनो बेटा, जो हमने वो मीन प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सुनो, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 10/3 रेशो एक्स इज प्रोपोर्शनेट। मर्जी आपकी, प्रोपोर्शनेट की जगह आप इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हो। 5/2 रेशो 5/4। अगर ये दोनों रेशो प्रोपोर्शनेट हैं, मतलब ये दोनों रेशो इक्वल हैं, तो कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या ही कोई फॉर्मूला लगाना। 10/3 रेशो का मतलब लास्ट क्लास में किया था बेटा, डिवाइड x/1। प्रोपोर्शनेट का मतलब बीच में इक्वल टू 5/2 डिवाइडेड बाय 5/4। ये भी पढ़ा था, बचपन में ही पढ़ा हुआ है कि डिवाइड से रेसिप्रोक मल्टीप्लाई होता है, तो डिवाइड के बाद वाली टर्म क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। यहाँ भी 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4/5। 5 और 5 क्या होगा बेटा, कैंसिल। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। मतलब ये हो गया 10/3x इज इक्वल टू 6, सॉरी 10/3x इज इक्वल टू 2। x उधर मल्टीप्लाई हुआ, मैंने 3 और 2 मल्टीप्लाई कर दिया था बेटा, तो कितना हो गया ये 10/6। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, 2 × 5 इज 10, 2 × 3 इज 6। ये हमारा आंसर आ गया। समझ आ गई बेटा बात। फाइंड द वैल्यू ऑफ x में क्या करना है, 10/3 ये गिवन था कि 10/3 रेशो x प्रोपोर्शनेट मतलब इक्वल है 5/2 रेशो 5/4 के। तो हमने बस रेशो को डिवाइड से रिप्लेस करा, डिवाइड के बाद वाली टर्म दोनों रेशो में मल्टीप्लाई करी तो वो रेसिप्रोकल हो गई, और नॉर्मली अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगा के हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5/3। और क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन जितने करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन टू 2/3, 3/7, 4। कौन सा प्रपोर्शन निकालना है, फोर्थ। याद है a अपॉन में b, c अपॉन में d। a क्या होता था, फर्स्ट प्रपोर्शन, b क्या होता है, सेकेंड प्रपोर्शन, c क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन, और d क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शन। अब उसने d नहीं दे रखा, वही तो वो मांग रहा है फोर्थ प्रपोर्शन। तो बेटा जो नहीं दे रखा उसको हम लेट कर लेते हैं x। लेट फोर्थ प्रपोर्शन इज इक्वल टू x। अब करना तो वही है जो ऊपर किया था, बिल्कुल सिंपल है बेटा। 2/3 रेशो 3/7 इज इक्वल टू 4 रेशो x। या फिर क्या कर सकते थे कि अगर प्रपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। अल्टीमेटली ये भी तो बेटा वही हो जाएगा, तो ऐसे ही कर लेते हैं, क्यों ज़बरदस्ती, बल्कि कैंसिल भी हो रहा है। 4 × 1/x, ये 3/7 से 7/3 हो गया, चलो कैंसिल तो नहीं हो रहा, खैर। तो ये हो गया 14/9 इज इक्वल टू 4/x। x को इधर ले गए बेटा 14 के पास, 9 × कितना हो गया 4, और अपॉन में कितना हो गया 14। ये कटा बेटा 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार
14 रेशियो कितना आ गया 18 अपॉन में 7, ये x की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने मॉड्यूल में क्या कर रखा है, बिल्कुल वही जो मैं अभी बोल रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, तो जो हमने चौथा नंबर माना था वो क्या था, x, कह रहे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2/3 इंटू एक्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 3/7 इंटू 4। अब अरे भाई ये तो एक ही बात हुई, वैसे भी तो ये जो डिवाइड में x में था वो इधर आके मल्टीप्लाई तो हुआ, ऐसे ही जो 3/7 था वो इधर आके 7/3 जो था वो इधर आके 3/7 ही तो बना, वो तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 18/7। मतलब अगर 4 में से 3 प्रपोर्शन दे रखे हैं, 3 टर्म्स दे रखी हैं और आपने एक टर्म निकालनी है, तो आप वो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स वाले कॉन्सेप्ट का भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप रेशो में लो a अपॉन में b इज इक्वल टू c अपॉन में d, और जो भी टर्म मिसिंग है क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लो। ठीक है बेटा, और देखो अब सुनना, कह रहा है फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन टू 2.4 एंड 9.6। अब ये ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तक तो सर आप बोल रहे थे कि जो प्रपोर्शन मिसिंग होता है उसको x मान लेते हैं, अब यहाँ तो सर दिए ही दो हैं और एक मांग रहा है थर्ड प्रपोर्शन। अब सुनो ध्यान से बेटा, अगर वो आपसे थर्ड प्रपोर्शन मांग रहा है, सुनना बेटा, तो मतलब वो इसके बाद वाला नंबर मांग रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2.4 कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, मीन प्रपोर्शन वाला, मीन प्रपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा। 2.4 अपॉन में 9.6 इज इक्वल टू 9.6 अपॉन में x। तो मतलब x की वैल्यू आ गई 9.6 इंटू 9.6 अपॉन में 2.4। 2.4 कट गया कितने पर, 4 पर, मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया 38.4। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हुआ बेटा, और प्लीज़ ध्यान से सुनो दोबारा से, थर्ड प्रपोर्शन मांगता है जब, तो हमने कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करना है, b² इज इक्वल टू AC, जिसमें b हमें फाइंड करना है, ये ध्यान रखना बेटा। तो b का स्क्वायर, समझ आ रही बात, b हमारे पास ये दिया हुआ है 9.6, ये b का क्या है हमारा स्क्वायर, देखा जाए तो हमने यही किया ना बेटा, 9.6 इंटू 9.6, और उसको डिवाइड करा दिया किससे, तो मतलब b की जगह देखना, b की जगह क्या पुट किया हमने 9.6, b की जगह 9.6 और उसका क्या कर दिया बेटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 इंटू एक्स। तो यहाँ से भी x की वही वैल्यू आई 9.6 इंटू 9.6 अपॉन में 2.4, तो x अगेन कम्स आउट टू बी 4 इंटू 9.6 दैट इज 38.4। तो जब भी थर्ड प्रपोर्शन निकालने को बोले और सिंपल कर दें, बिल्कुल सिंपल कि सर जब भी थर्ड प्रपोर्शन आए तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो बाद वाला नंबर है बेटा उसके स्क्वायर को डिवाइड करा देना है 2.4 से, जो सेकंड नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना है, उसको फर्स्ट नंबर से डिवाइड करा देना है, वो आपका थर्ड प्रपोर्शन का आंसर हो जाएगा। ऐसे याद रखना है जब भी हमें क्या निकालना है बेटा, थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है। अच्छा, थर्ड प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट को वैसे ही पूछ लेता है सीधा, फाइंड द मीन प्रपोर्शन, फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ या बिटवीन, कुछ भी बोल सकता है वो, 1.25 एंड 1.8। अब यहां पर थोड़ा सा फर्क है बेटा, ध्यान से सुनना, फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 1.25 एंड 1.8। जब वो ये बोलता है ना बेटा, तो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट तो वही है, b² इज इक्वल टू AC, लेकिन इस बार b फाइंड करना है। वहां पर क्या था, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन, यहां पर क्या है, फाइंड द मीन प्रपोर्शन। मीन मतलब जो बीच में आएगा, जो एवरेज होगा। तो मतलब अगर b निकालना है तो सिंपल क्या कर दो, अंडर रूट AC, और उसके लिए तो आपके पास कैलकुलेटर है ही बेटा। 1.25 इंटू 1.8 मल्टीप्लाई करा 2.25, आंसर कितना आ गया 1.5। बेटा दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। थर्ड प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि हमें ये जो बाद वाला नंबर है उसके कॉन्सेप्ट वही है, b² इज इक्वल टू AC, लेकिन इसमें b गिवन है 9.6, हमें तीसरे वाला निकालना है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, और C हमें फाइंड करना है।
तो हम b का स्क्वायर करेंगे, उसको a से डिवाइड कराएंगे तो c आ जाएगा। लेकिन अगर वो फाइंड द मीन प्रपोर्शन बोले तो इसका मतलब इस बार b फाइंड करना है, तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और उसका रूट कर देना है। थर्ड प्रपोर्शन मीन प्रपोर्शन, कॉन्सेप्ट सेम, फॉर्मूला सेम। थर्ड प्रपोर्शन में c निकालना होता है, b भी गिवन है, a भी गिवन है। a क्या होगा, फर्स्ट टर्म, b क्या होगी, जो उसने सेकेंड नंबर दे रखा है। तो हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लगाएंगे, मतलब सेकेंड नंबर का स्क्वायर करेंगे, उसको a मतलब फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो हमारा थर्ड प्रपोर्शन दैट इज c वो निकल आएगा। सिमिलरली अगर फाइंड द मीन प्रपोर्शन बोल रहा है वो, तो जो दो नंबर दे रखे हैं उनकी बीच की, मतलब a और c गिवन है। तो यहां पे मैं समराइज कर देता हूं बेटा, अगर थर्ड प्रपोर्शन कह रहा है निकालो, तो इसका मतलब फाइंड क्या करो, c, और वो निकालने के लिए क्या करना है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। अगर वो मीन प्रपोर्शन बोल रहा है तो फाइंड क्या करना है, b, और b निकालने के लिए क्या करना है, अंडर रूट ए सी। समझ आ रही बेटा बात? दोनों में फॉर्मूला सेम, बट दोनों में निकालना क्या क्या है वो दोनों अलग चीज़ें हैं बेटा। अब सुनना बेटा ध्यान से जी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। अब ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पढ़ी तो हैं प्रपोर्शन की, बट इतने ढंग से हमें समझना तब आई थी। और ना जब इस प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन किए थे ना, तो इतने क्वेश्चन थे भी नहीं थे जिसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। लग रही होती थी प्रॉपर्टी, लेकिन हम वो नॉर्मल मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते थे। ये हमें बता दिया जाता था कि ये इन्वर्टेंडो है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये एडेंडो है, ये सबट्राहेंडो है। तो वो सब हमें बाय नेम, जो उनका नाम है वहाँ से याद रखनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन में उस नाम को मेंशन कर देता है। यूजिंग एडेंडो, यूजिंग ऑल्टरनेंडो, यूजिंग इन्वर्टेंडो, यूजिंग सबट्राहेंडो, अडेंडो, बहुत सारे होते हैं, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ये सब हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, अब वो प्रपोर्शन की पढ़ रहे हैं। सो ध्यान से सुनना, पहली प्रॉपर्टी जो हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार अब हम सारी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, तो वो ध्यान से देखना बेटा। a अपॉन में b इज इक्वल टू c अपॉन में d। अगर ये दे रखा है तो इसका सिंपल मतलब है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AD किसके इक्वल है, BC के। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर दो रेशोज इक्वल हों, मतलब दो रेशोज प्रपोर्शनेट हों, तो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर देते हैं। उनका आंसर भी क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। नेक्स्ट इज इन्वर्टेंडो। हर प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ऐसा नहीं a अपॉन में b c अपॉन में d करके लिख दिया। चलो ऊपर वाला भी देख लो बेटा। अगर रेशो इक्वल है, ये भी एक चीज़ देखना बेटा, मैंने लिख दिया 2 अपॉन में 4, 3 अपॉन में 6। पहले चेक करो ये रेशो इक्वल है या नहीं है। बिल्कुल है सर, कट के 1/2 1/2 आ रहा है। मत काटो, नहीं भी काटोगे ना तो भी अब ये इक्वल आएगा। कैसे, 2 × 6 किसके इक्वल होगा, 3 × 4। दोनों से क्या आंसर आया, 12 अपॉन में 12। एक चीज़ सुनना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, पहले इसी को अच्छे से समझ लो बेटा। मैं ये बोल रहा हूँ कि रेशो का इक्वल होना ज़रूरी है। मैं कहूँ सर 2 अपॉन 4, 2 अपॉन में 5, सर ये तो आ नहीं रहा था प्रोडक्ट करने पर, ये तो 10 = 8 आ रहा है, ये कैसे इक्वल है। कंडीशन क्या है बेटा जी, कंडीशन ये है इफ़ अगर a अपॉन में b c अपॉन d के इक्वल हुआ तो ही ये रूल एप्लीकेबल है। अगर a अपॉन में b c अपॉन d के इक्वल ही नहीं है तो कहाँ जा रहे हो ये रूल लगाने। तो पहले कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, फिर उसका रिजल्ट देखना है। समझ आ रही बेटा बात? तो ये नहीं पॉसिबल। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट देखो, इन्वर्टेंडो। पहले कंडीशन देखना, फिर उसका आउटकम, फिर उसका रिजल्ट देखना कि वो रिजल्ट कैसे आ रहा है। कंडीशन क्या है, इफ a अपॉन में b इक्वल है किसके, c अपॉन d के। इसका मतलब इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट करना, इन्वर्स करना, रेसिप्रोकल करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना, 100% इक्वल होगा d अपॉन c के। बट द कंडीशन इज दे मस्ट बी इन प्रपोर्शन। मतलब एग्जाम्पल से समझो बेटा, अगेन सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। 5 अपॉन में 10, 6 अपॉन में 12, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 1/2 आएगा। अब वो कहता है अगर आप इसका इन्वर्ट कर दो, इन्वर्टेंडो कर दो, 10 अपॉन 5 कर दो और 12 अपॉन में 6 कर दो। जो पहले आंसर आ रहा था 1/2 1/2, मैं वो नहीं कह रहा कि वो सेम आएगा।
लेकिन ये दोनों इक्वल आएंगे, ये कंफर्म है। पहले 1/2 आ रहा था तो अब 2:2 आ जाएगा, या 2:2 आ जाएगा, सॉरी। पहले 1/2 था, तो इन्वर्टेंडो का मतलब है कि दोनों रेशोज का इन्वर्स कर देना या दोनों रेशो को इन्वर्ट कर देना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना। नाम बेटा साथ साथ याद, पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, कंडीशन A/B इज इक्वल टू C/D। फिर इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो का मतलब क्या है, इन्वर्ट करना, बट कंडीशन इज कि पहले वो सेम प्रपोर्शन में, सेम रेशो में होने चाहिए, प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, रेशो इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम A/B को B/A करेंगे तो वो 100% C/D की जगह D/C के इक्वल आएगा। नेक्स्ट इज बेटा ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो इफ कंडीशन वही है, A/B किसके इक्वल है, C/D के। तो ऑल्टरनेंडो का मतलब क्या है बेटा, A और C, ऑल्टरनेट मतलब A पहला है तो A के बाद B आएगा और B के बाद C आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चलता है ना। तो सेकंड और थर्ड इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तब भी आंसर सेम आता है। सेकंड और थर्ड इन दोनों को भी इंटरचेंज कर दोगे तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब क्या हुआ इसका बेटा कि अगर A/B C/D के इक्वल है तो 100% A/C भी किसके इक्वल होगा, B/. दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेंडो, जिसका मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल से जो ऊपर लिया था एग्जाम्पल वही लेते हैं। 5/10 सर 6/12 के इक्वल है। तो आप ये कह रहे हो कि अगर मैं 6 को 10 के साथ इंटरचेंज कर दूंगा तब भी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल रहेगा प्रोपोर्शनेट। अब सर हम चेक कर रहे थे 5/6, ये भी 5/6 आ रहा है, बिल्कुल आएगा। वरना एक तरीका और भी था बेटा कि जब 5/6 और आपने 10/12 किया था, अगर आप चेक करना चाहते हो कि वो प्रोपोर्शनेट है या नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 12 × 5 कितना होता है, 60, और 6 × 10 भी कितना होता है, 60। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये भी प्रोपोर्शन में है। तो अगर हम ऑल्टरनेंडो B और C, तो ऑल्टरनेंडो का दूसरा मतलब क्या हुआ बेटा, इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ B एंड C। B और C के प्लेसेस को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो उसका मतलब क्या होता है बेटा, ऑल्टरनेंडो, और उससे जो रेशो पहले प्रोपोर्शनेट थे वो ऑल्टरनेंडो लगाने के बाद भी क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनेट रहेंगे। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंडो। अब ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसके बिना भी बेटा क्वेश्चन हो जाते थे। तो कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या है, प्लीज़ ध्यान से समझना। इफ़ A/B इक्वल है C/D के, अगेन कंडीशन वही है बेटा कि A/B का रेशो किसके इक्वल है, C/D के। तो 100% A+B/B इक्वल आएगा C+D/D के। एक्चुअल में हमने किया क्या है, हमने दोनों तरफ रेशो में 1 ऐड करा है। आप देखो, अगर A/B में 1 ऐड कर दूँ, C/D में 1 ऐड कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम लेने के बाद A+B/B, और ये क्या बन जाएगा, C+D। तो बात तो एक ही हुई, जब दो रेशो सेम है उसमें सेम क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही कैंसिल ही हो रही है ना। बट कैंसिल करने की बजाय हमने उसकी प्रॉपर्टी बना दी, भाई अगर ये दोनों इक्वल है, ये तो हमने पता है यूक्लिड्स में भी पढ़ा था हमने कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने A/B C/D के इक्वल थे, मैंने इक्वल अमाउंट ऐड करा दिया, 1 और 1 ऐड करा दिया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक नई प्रॉपर्टी बन के आ जाएगी। अब इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन देखो बेटा, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, 5/6 10/12 ये इक्वल है। अगर मैं दोनों में 1 1 ऐड करा भी दूँ तो 5 + 6/6, 10 + 12/12, 11/6, दिस इज 22/12। आप इसको काटोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 11/6। लेकिन आपने इसका रिजल्ट याद रखना बेटा कि अगर कॉम्पोनेंटो लगा रहे हैं तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल होगा जो दूसरा रेशो था C/D वाला, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मतलब C+D/D के। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो। इसी का मिलता जुलता बेटा होता है डिविडेंडो।
डिविडेंडो का मतलब है कि अगर a अपॉन में b c अपॉन डी के इक्वल हुआ तो 100% a माइनस बी अपॉन में b c माइनस डी। अब थोड़ा सा आपको समझ आ रहा होगा, अगर ऊपर +1 कराया तो नीचे क्या कर रहे हैं, इसका मतलब -1। फिर यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड्स लेमा जो हमने यूक्लिड्स ज्योमेट्री में पढ़ा था, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। मतलब अगर a अपॉन में b c अपॉन डी के इक्वल दे रखे हैं तो उसमें से 1 माइनस भी करा दोगे तब भी वो रेशो क्या रहते हैं बेटा, इक्वल ही रहते हैं। इसको अगर प्रॉपर्टी के टर्म्स में पढ़ो तो a माइनस बी अपॉन में b इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन में d। अगेन एग्जाम्पल समझेंगे बेटा, एग्जाम्पल हम बार बार सेम ले रहे हैं, 5/6 10/12। देखना इस बार कुछ इंटरेस्टिंग होगा, नेगेटिव रेशो आएगा बट वो भी इक्वल है बेटा। सो दोनों में हमने क्या करा दिया, -1 करा दिया। तो ये हो गया 5 - 6/6, दिस इज 10 - 12/12, दिस इज -1 अपॉन में 6, दिस इज -2 अपॉन में 12। मतलब इन टर्न दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो में क्या होता है, ऊपर प्लस, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और ऐसे ही आरएचएस में भी होता है। डिविडेंडो में क्या होता है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, और ऐसे ही आरएचएस में होता है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो बेटा 5 पढ़ ली, एक बार देख ले। फर्स्ट क्या थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब में रूल क्या है कि a अपॉन में b पहले c अपॉन डी के इक्वल होना चाहिए। ऐसे रेशो नहीं लेने जो प्रोपोर्शनेटी ना हो और उसमें फिर आप ये प्रॉपर्टी लगा रहे हो, सर ये तो आंसर इक्वल ही नहीं आ रहा। आंसर इक्वल तभी आएगा जब वो प्रोपोर्शन में होंगे। समझ आ रही बेटा बात। सो पहला क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, AD इज इक्वल टू BC। उसके बाद क्या बेटा, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब क्या था, अगर a अपॉन में b c अपॉन डी के इक्वल है तो b अपॉन में a d अपॉन c के इक्वल होगा। ये हो गया हमारा इन्वर्टेंडो। तीसरा क्या था बेटा, ऑल्टरनेंडो, मतलब इंटरचेंजिंग b एंड c। मतलब a अपॉन में b अगर c अपॉन डी के इक्वल है तो 100% a अपॉन में c भी b अपॉन डी के इक्वल होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। तो कॉम्पोनेंडो बेटा, कॉम्पोनेंडो में क्या था कि अगर a अपॉन में b c अपॉन डी के इक्वल है तो a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन डी। फिर था बेटा डिविडेंडो। डिविडेंडो मतलब अगर a अपॉन में b c अपॉन डी के इक्वल है तो मतलब a माइनस बी अपॉन में b इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन में d। अब कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का बेटा कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों एक साथ। तो जब दोनों एक साथ तो भी ठीक है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मतलब क्या है बेटा, इफ a अपॉन में b c अपॉन डी के इक्वल है तो इसका मतलब a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इक्वल होगा c प्लस डी अपॉन में। कॉम्पोनेंडो में सिर्फ प्लस था, डिविडेंडो में सिर्फ माइनस था, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा और माइनस भी हो जाएगा। समझ आ रही बेटा बात। तो अब एग्जाम्पल समझते हैं, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। 5 अपॉन में 6 10 अपॉन में 12 करके देखते हैं। 5 प्लस 6 5 माइनस 6, 10 प्लस 12 10 माइनस 12, 5 प्लस 6 11 अपॉन में -1, 22 अपॉन में -2। मतलब अल्टीमेटली -11 किसके इक्वल आ गया, -11 के। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ऐसे ही आरएचएस में बेटा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सो दिस वाज आवर 6th प्रॉपर्टी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। नेक्स्ट बेटा अडेंडो। अब ये ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें 2 रेशोज नहीं होंगे, 2 से ज़्यादा रेशोज होंगे। मतलब अगर a अपॉन में b, c अपॉन में d, e अपॉन में f, g अपॉन में h, जितने मर्जी हो सकते हैं बेटा ये, अगर ये सारे के सारे प्रपोर्शन में हैं तो 100% इनके न्यूमरेटर्स का सम वो कहीं तक चले और इनके डिनोमिनेटर का सम वो कहीं तक चले, एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा। अडेंडो, इसको कंफ्यूज नहीं करना बेटा उससे कि सर एक उसमें भी प्लस होता था कॉम्पोनेंडो में, नहीं नहीं वो वाला नहीं है ये। उसमें क्या होता था, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड होते थे, डिनोमिनेटर में वही रहता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे न्यूमरेटर्स ऐड हो रहे हैं। दूसरा डिफरेंस, वहाँ पे 2 रेशोज थे, यहाँ पर 2 से ज़्यादा हैं।
तो एग्जाम्पल से देखते हैं बेटा, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, सबका आंसर 1/2 आएगा। तो ये सारे रेशोज इक्वल हो गए। अब अडेंडो का मतलब क्या है कि अगर मैं न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दूं, डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दूं, तब भी वही आंसर आएगा। करके देखते हैं बेटा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। तो 5 + 4 9, 12, 14 और 15, 8, 18, 24, 28, 30। मतलब जो पहले रेशियो का आंसर आ रहा था अभी भी वही आंसर आ रहा है 1/2। सो दिस इज कॉल्ड अडेंडो। फिर होता है बेटा सब्ट्राहेंडो। सब्ट्राहेंडो, सब्ट्राहेंडो का मतलब क्या होता है? सेम है, सब्ट्रैक्ट नाम से समझ आ रहा होगा। जैसे अडेंडो में सारे ऐड हुए थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऐसे ही यहाँ सब्ट्रैक्ट होंगे बेटा। कि अगर a/b, c/d, e/f, g/h ये सारे इक्वल हैं, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या है बेटा? a माइनस c माइनस e माइनस g माइनस ये जहाँ तक चले उसका रेशो b माइनस d माइनस f माइनस h, ये भी जहाँ तक चले, ये भी 100% एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा। तो अडेंडो में क्या हो रहा है? ऐड। सब्ट्राहेंडो में क्या हो रहा है? नाम से पता चल रहा है सब्ट्रैक्ट। तो सारे न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट, सारे डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट। मतलब 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। ये सारे ऑब्वियसली सारे 1/2 आंसर दे रहे हैं। इसमें अगर मैं सब्ट्राहेंडो लगाऊं तो 1 - 2 - 3 - 4 - 5 अपॉन 2 - 4 - 6 - 8 - 10। तो जो नेगेटिव वाले सबको ऐड कर लेते हैं पहले, 5 और 5 और 4 9, 12, 14। तो 1 - 14 इज माइनस का 13, 18, 24, 28 तो माइनस का 28 और 2 - 28 माइनस का 26। अल्टीमेटली वही आंसर आया जो सारे रेशो का था। तो चाहे न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो सारे, चाहे न्यूमरेटर्स को ऐड करो, डिनोमिनेटर को ऐड करो, सेम रहता है आंसर। ऐसे ही सारे न्यूमरेटर्स को माइनस करा दो, डिनोमिनेटर्स को रिस्पेक्टिव माइनस करवा दो, तो भी जो रेशो आएगा वो वही आएगा जो इनिशियल सबकी वैल्यू थी। तो बेटा ये हो गई हमारी 8 प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्चुअली ये टॉपिक जो था ये इतना ऐसा ही था। इसमें अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट पहले एक बार ही रिवाइज। प्रॉपर्टीज बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। सो पहली प्रॉपर्टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरी इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट कर देना है। तो जो नाम बोल रहे हैं अपने दिमाग में बस वो विजुअलाइज करते रहो कि इन्वर्टेंडो का मतलब सर ने क्या बताया था, इन्वर्ट कर देना। तो a/b को b/a कर दो, c/d को d/c कर दो, तब भी आंसर क्या आता है? सेम आता है। ऑल्टरनेंडो का मतलब b और c को इंटरचेंज कर देना। तो a/b अगर c/d के इक्वल है तो a/c भी b/d के इक्वल होगा। उसके बाद बेटा कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या था कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल होगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के जो राइट हैंड साइड में रेशियो लिखा हुआ है उसमें। उसके बाद अडेंडो के बाद क्या, सॉरी कॉम्पोनेंडो के बाद क्या था बेटा? डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या होता था? a/b अगर c/d के इक्वल है तो a - b/b इक्वल होगा c - d/d के। और अगर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो साथ में ला लिए जाएं, दोनों साथ में भी लग जाती है प्रॉपर्टी, तो न्यूमरेटर में ऐड, डिनोमिनेटर में माइनस। मतलब a + b/a - b इक्वल होगा c + d/c - d के। अच्छा यहाँ पर एक रिजल्ट और है जो लिखते नहीं है ये, कि अगर आप ऊपर सब्ट्रैक्ट कराओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और नीचे ऐड कराओगे तो भी एक ही बात है बेटा, करके देख सकते हो। बट रेशियो रेसिप्रोकल हो जाएगा, बट दोनों आपस में तो इक्वल ही आएंगे ना बेटा। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में आप ऊपर सब्ट्रैक्ट नीचे भी ऐड करवा सकते हो, उसको डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो बोल सकते हैं, बट वो एक ही बात होती है बेटा। फिर है अडेंडो। अडेंडो का मतलब है जितने भी रेशियोज इक्वल दे रखे हैं उनमें सारे न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, डिवाइड में सारे डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दो, तब भी रेशियो वही आएगा जो इनिशियली सबकी वैल्यू थी, जो हमने देखा भी कि एंड में जो आंसर आया ऐड और ऐड करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को वो 1/2 ही आया। लास्ट है बेटा सब्ट्राहेंडो। सब्ट्राहेंडो में जितने भी रेशियोज इक्वल दे रखे हैं उसमें सारे न्यूमरेटर्स को माइनस कर दो, सारे डिनोमिनेटर्स को माइनस कर दो, अल्टीमेटली जो फाइनल रेशियो आएगा वो इनिशियल वाले रेशियोज की वैल्यू के इक्वल ही आएगा।
ये था बेटा जी कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शन का। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सुनना बेटा, कह रहा है इफ ए अपॉन में बी रेशो सी अपॉन में डी इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ, वैल्यूज निकालनी है किस किस की, ए डी रेशो बी सी, और सेकेंड निकालनी है ए प्लस सी रेशो बी प्लस डी। समझना बेटा ध्यान से, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनेट की जगह इक्वल्स टू, सी अपॉन में डी, और वो इक्वल है 2.5 अपॉन 1.5 के। पहले तो ये डेसिमल हटाओ, बड़े तंग कर रहे हैं ये। 2.5 अपॉन 1.5 डेसिमल से डेसिमल कटा बेटा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ए अपॉन में बी सी अपॉन में डी 25/15। सर अभी और कैंसिल हो रहे हैं, करो सिंप्लीफाई करो, कोई जितना सिंप्लीफाई छोटे नंबर रखोगे उतना आसानी रहेगी आपको। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 50। अब हमने रेशो में पढ़ा था, मैंने कहा था अगर ए अपॉन में बी 5 अपॉन में 3 आ जाए तो मान लो कि ए किसके इक्वल है 5 के। मैथमेटिकली गलत है लेकिन हमारे तो एमसीक्यू सॉल्व करना है ना बेटा, तो उससे तो आ ही जाएगा। तो ए अपॉन में बी सी अपॉन डी के इक्वल है, तो हमने क्या करना है, ए की जगह 5, बी की जगह 3, ए की जगह 5, सी की जगह 5, बी की जगह 3, डी की जगह 3। समझ आ रही बेटा बात? तो क्या करना है ध्यान से देखो, ए डी और बी सी का रेशो निकालना है। तो ए कितना है बेटा 5, इन्होंने अलग मेथड से कह रहा है, हम यही यूज़ करेंगे बेटा, कोई प्रॉपर्टी लिखी भी नहीं आती कि प्रॉपर्टी का यूज़ करो। ए इंटू डी तो 5 इंटू 3, और बी इंटू सी 3 इंटू 5, तो 15:15 आ रहा है। समझ आ गई बेटा बात? ए प्लस सी तो 5 + 5 अपॉन में बी प्लस डी 3 अपॉन में 3, 10 अपॉन में 6, रेशो कितना आया 5 अपॉन में 3। तो जो भी इसने ए अपॉन में बी सी अपॉन में डी दे रखा था उससे हमने निकाला, ये 15:15 1:1 हो गया, और ये 5/3 हो गया। सिंपल, ए की जगह 5, बी की जगह 3, सी की जगह अगेन 5, डी की जगह 3। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। उसके बाद जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज आई हैं उसको बेटा पुट कर देना है। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल देखो, कह रहा है ए अपॉन में 3 इज इक्वल टू बी अपॉन में 4 इज इक्वल टू सी अपॉन में 7, देन प्रूव। अब देखो प्रूव तो नहीं आता बट हाँ वैल्यू निकालने के लिए तो आ ही सकता है। कह रहा है प्रूव करो कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन में c किसके इक्वल होगा 2 के। पहले तो बेटा इसको मैथमेटिकली समझ लो, फिर शॉर्टकट देख लेना, बहुत ही सिंपल है। मैथमेटिकल का मतलब क्या है कि अगर ये तीनों बेटा रेशो इक्वल है कि a अपॉन में 3 इक्वल है b अपॉन 4 और c अपॉन 7 के, तो इन तीनों रेशो किसके इक्वल मान लो, k के, x के, p के, जिसका मन करे उसके मान लो। यहाँ से अगर मैं a अपॉन 3 को k के इक्वल रखूँ तो कहना है इससे कि जो a की वैल्यू है वो कितनी है 3 के। अगर मैं b अपॉन 4 को k के इक्वल रखूँ तो वी कैन से b किसके इक्वल है 4 के। अगर मैं c अपॉन 7 को बेटा k के इक्वल रखूँ तो c की वैल्यू कितनी है 7 के। बस ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है। 3 के, अब तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई ना बेटा, 4 के 7 के अपॉन में 7 के, ऊपर हो गया 14 के, नीचे हो गया 7 के। भाई जब k से k कटना ही था तो वैल्यू k रखने की ज़रूरत ही क्या थी। और यही बेटा हमारा शॉर्टकट है कि जब भी ऐसे डिनोमिनेटर में नंबर दे रखे हों और वो a b c अपॉन c, a माइनस b माइनस c, a इंटू बी इंटू सी, 3abc कुछ भी मांग ले, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, पुट डायरेक्ट वैल्यूज। मतलब ए के नीचे क्या लिखा है 3 डाल दो 3, बी के नीचे क्या लिखा है 4 डाल दो 4, सी में 7, सी का 7, तो 14 अपॉन 7 तब भी प्रूव हो गया। आंसर कितना आ गया 2। समझ आ रही बेटा बात? सो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है जो भी रेशो के नीचे नंबर्स दे रखे हैं बेटा। सुनना जी, तो ये था बेटा जी हमारा प्रोपोर्शन वाला टॉपिक पूरा। और अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रोपोर्शन के ही, हमारी 1B वाली जो एक्सरसाइज है बेटा उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से मुश्किल वाले। ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं 1B एक्सरसाइज से बेटा। 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x दिया हुआ है 3 अपॉन 4 के इक्वल।
कह रहा है फाइंड x रेशो y, x और y की एब्सोल्यूट वैल्यू, अलग अलग वैल्यू नहीं मांग रहा वो रेशो ही x रेशो y का मांग रहा है। और 4 बेटा ऑप्शन दे दिए, 2:9, 7:2, 7:9 और नन ऑफ दीज। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है बेटा, रेशो निकालना है, ध्यान रखना। मतलब 5x माइनस 3y मल्टीप्लाई कराना है किससे, 4 से। 5y माइनस 3x मल्टीप्लाई कराना है किससे, 3 से। फिर मल्टीप्लाई 20x माइनस 12y, 15y माइनस 9x। 20x x वाली टर्म्स को एक साइड, y वाली टर्म्स को एक साइड। 29x इज इक्वल टू 27y। तो 29x किसके इक्वल आ गया बेटा, 27y के। और उसने रेशो किसका मांगा था, x अपॉन y का। तो y को नीचे ला के डिवाइड कर दिया, ये हो गया 27/29। अब ये दोनों तो किसी टेबल में जा नहीं रहे हैं और आंसर तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नन ऑफ दिस। तो 4 इंटू 5x माइनस 3y इंटू 4 माइनस 12y, 3 इंटू 5y 15y, 3 इंटू माइनस 3x माइनस 9x, माइनस 9x इधर आके प्लस हो गया बेटा, माइनस का 12y 15y के पास जाके प्लस हो गया, ये 27 हो गया, ये 29 हो गया। रेशो कम्स आउट टू बी 27/29, जो किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, सो दैट वुड बी नन ऑफ दिस। अच्छा सुनो बेटा, क्वेश्चन आया डिवीजन, क्वेश्चन नंबर 16 करवा रहा हूँ बेटा। डिवीजन ऑफ, थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम, वरना सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप फॉर्मूला देख के कर ही लेते हो। डिवीजन ऑफ 750 इंटू 3 पार्ट्स, 750 रुपये को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इन द रेशो, किस रेशो में, 4:5:6। तो वो 3 अमाउंट कौन कौन से होंगे ये बताना है बेटा। पहला दे रखा है 200, 250, 300। दूसरा ऑप्शन है 250, 250, 250। तीसरा ऑप्शन है 350, 250, 150। और चौथा ऑप्शन एज यूजुअल नन ऑफ दिस। देखो अगर मुझे करना होता तो शायद मैं पहले चेक करता कि किस में कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं जिसमें सम ही 750 ना हो, उसको तो मैं आउटराइटली रिजेक्ट कर देता, बट इसमें से ऐसा नहीं कर रखा। आप फर्स्ट में भी देखोगे तो भी सम 750 है, सेकंड ऑप्शन में भी 750 सम है, और थर्ड ऑप्शन में भी सम कितना है, 750 है। अब रेशो में डिवाइड करना है तो मैं ये भी कर सकता था कि मैं इन तीनों का रेशो निकाल लेता, 200, 250, 300। लेकिन एक आसान तरीका और भी है। आसान क्या मतलब, इसमें आपको सोचना कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा बेटा। अगर ये तीनों रेशो में है, इसका मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, उस कॉमन फैक्टर को x मान लो, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो कि ये 4x है, ये 5x है, और ये क्या है, 6x है। सो क्या किया हमने बेटा, लेट द कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू x, और इन तीनों का सम किसके इक्वल कर दो। डिवाइड का मतलब ये नहीं है वो डिवीजन, डिवाइड मतलब बांटना, कि किसी को 200 मिले, किसी को 300 मिले, किसी को 250 मिले, ये बांटने को हम डिवीजन बोल रहे हैं बेटा। सो ये कितना हो गया 11x, और ये कितना हो गया 15x, 750। तो मतलब सिंपल x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। बस इसको 4x की जगह डाल दो, 4x मतलब 4 इंटू 50 कितना हो गया 200। 5x की जगह डाल दो, 5 इंटू 50 कितना हो गया 250। 6x की जगह डाल दो, 6 इंटू 50 कितना हो गया बेटा 300। तो ये ए पार्ट हमारा आंसर हो गया, 200, 250 एंड 300। समझ आ रही बेटा बात। अच्छा और देखो अब कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन। The sum of the ages of 3 persons is 150 years. सुनना ध्यान से। 10 years ago, आज से 10 साल पहले, their ages were in the ratio 7:8:9. Find their present ages.
सुनना बेटा ध्यान से, क्या क्वेश्चन है। द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स। आज तीन लोगों की एज का जो सम है वो 150 ईयर्स है। तो 3 लोग हैं, ए, बी एंड सी। इन तीनों की अगर एज का सम करें आज बेटा, प्रेजेंट, आज से 10 साल पहले इनकी एज का रेशो दे रखा है 7:8:9। आज से 10 साल पहले, मतलब सारे ए बी सी तीनों 10 साल से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। उसका रेशो दे रखा है 7:8:9। अब सुनना ध्यान से बेटा, ऑप्शन देखना। ऑप्शन दिया हुआ है 45, 50 और 55। बी ऑप्शन दिया हुआ है 40, 60, 50। सी ऑप्शन दिया हुआ है 35, 45, 70 और डी एज यूजुअल नन ऑफ दीज। तो पहले तो अगेन वही चेक कर लो किसी का सम ऐसा तो नहीं 150 ना हो, वैसे तो ये नहीं करते तो बहुत ही सिंपल चीज़ हो गई। सो फर्स्ट में भी सम 150 है प्रेजेंट में, सेकंड में भी 150 है और थर्ड में भी कितना है 150 है। तो तीनों में से अभी तो सम के हिसाब से तो कोई भी आंसर हो सकता है। मैं ये ऑप्शन से करता बेटा क्वेश्चन। ये जो एजेस दे रखी हैं ये आज की एजेस है, प्रेजेंट एजेस है। अगर इनका सम 150 है तो आंसर तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सबको 10 साल पीछे ले जाओ और रेशो निकाल लो, जल्दी आ जाएगा आंसर। जैसे 45 में अगर 10 साल पीछे ले जाए तो कितना हो गया 35, 50 में ले जाए तो 40 और 55 में ले जाए तो 45। क्या तीनों 5 के टेबल में जा रहे हैं? कॉमन फैक्टर क्या है बेटा 5 ना, तो ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 8, 5 9 आर 45। बस यही आपका आंसर है। समझ आ रही बात? डेट 150 उन तीनों की एज का सम है आज की एजेस का, प्रेजेंट एजेस का। आज से 10 साल पहले तीनों की एजेस का जो रेशो था वो 7:8:9 था। तो हमने क्या किया, जो प्रेजेंट एजेस ऑप्शंस में दे रखी थी उनमें हमने 10-10 साल माइनस करा दिया, तीनों में से 10-10-10 माइनस करा। अब जो बचे बेटा एजेस उनका रेशो देख लिया, कॉमन फैक्टर काटा, जो 7:8:9 से मैच कर गया वो हमारा आंसर मिला। समझ आ रही बात? पक्का समझ आ रही है? ठीक है। सुनो, अगर ऐसे ना करते, मैथमेटिकली करते तो मैं क्या करता। मुझे जो ये रेशो दिया हुआ है 7:8:9, ये कब का दिया हुआ बेटा 10 साल पहले का। तो क्या करते हैं 10 साल पहले की एजेस को 7x, 8x और 9x मान लेते हैं, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया। अब इन सब को 10 साल आगे ले जाकर इनका सम कितना कर देते हैं 150। समझ आ रही बात? हमारे पास रेशो दिया हुआ था बेटा 7:8:9। हम अगर आज की प्रेजेंट एज का रेशो लेते तो मुझे अलग अलग लेना पड़ता, क्योंकि मुझे आज की एज तो पता नहीं है, x, y, z ऐसा कुछ करना पड़ता। तो हमने क्या किया, जो रेशो गिवन था, जो बेटा रेशो गिवन था वो 10 साल पहले वाला गिवन था। उन 10 साल पहले वाले रेशोज को मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया, 7x, 8x, 9x। अब जो हमारे पास सम गिवन है वो आज की एजिस का गिवन है। तो इन जो 10 साल पुराने वाली एजिस थी उनको 10 साल आगे ले जाओ, कितना टाइम लगता है, मतलब इन सम में क्या ऐड कर दो बेटा 10 ऐड कर दो। और इनका सम अब किसके इक्वल है 150 के, जो क्वेश्चन में गिवन है बेटा। अब ये देख लो 9x, 8x, 17x प्लस 7x, 24x, 10 प्लस 10 प्लस 10 30, 150, 24x इक्वल्स टू 120, x इज इक्वल टू 5। मतलब जो प्रेजेंट एज थी, देखा जाए बेटा, जो प्रेजेंट एजेस थी ए, बी और सी की, वो थी 7x प्लस 10, 8x प्लस 10, 9x प्लस 10 और x हमारे पास आ चुका है 5, 7 5s are 35 प्लस 10 45, 8 5s are 40 प्लस 10 50, 9 5s are 45 प्लस 10 55। आगे ऑप्शन है आंसर। बट क्यों करना, ऑप्शन से बड़ी आसानी से हो रहा है। 10 10 10 तीनों में से माइनस कराओ और रेशो ले लो। पहले हम 10 साल पहले वाला रेशो लें, उसमें 10 10 10 ऐड कराएं, उसमें से x की वैल्यू निकालें, फिर उन x की वैल्यू को वापस डालें, फिर उसमें 10 10 10 दोबारा से ऐड कराएं। क्या फ़ायदा? ऑप्शन से करना इज़ मच बेटर ऑप्शन इन दिस। सुनना बेटा जी,
क्वेश्चन है बेटा, टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:4. If question number 27, if 6 be added to each number, the new ratio, if 6 be added to each number, पूरे फ्रैक्शन में, पूरे रेशियो में 6 ऐड नहीं करा, न्यूमरेटर में अलग 6 ऐड करा, डिनोमिनेटर में अलग 6 ऐड करा. ऐसा करने पर द न्यू रेशियो विल बी 4:5. देन द नंबर्स आर, अगेन बेटा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 14 और 20, 17 और 19, 18, 24, none of these. अगेन भाई 2 नंबर्स आज की डेट में 3:4 है. ये सारे नंबर 17/19 को छोड़ दो, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है. कितना दे रखा है? 3/4. ठीक है सर. सो ये 3/4 है. तो वो बोल रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 इफ 6 बी एडेड. तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, जो नंबर्स है उसको रेशियो से एब्सोल्यूट टर्म्स में ले आते हैं. जो कैसे करते हैं बेटा, एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके. तो लेट द नंबर्स बी 3x एंड 4x. तो 3x में 4 ऐड करो और 6 ऐड करो और 4x में 6 ऐड करो, तो जो आंसर आता है वो दे रखा है कितना, 4/. ये तो बोल रहा है कि पुराने रेशो क्या था, 3/4. कह रहा है उनमें अगर दोनों नंबर में हम 6 ऐड कर दें तो जो नया रेशो आता है वो कितना है, 4/5. बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा. 5 × 3x + 6, 4 × 4x + 6, 15x + 30 इज इक्वल टू 16x + 24. ठीक है बेटा. तो 15x - 16x इज इक्वल टू 24 - 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू -6. तो x कितना आ गया, 6. तो यहीं से ही आंसर आ गया था. 3 × 6, 4 × 6, 18 एंड 24. सर ये अभी तो आप कह रहे थे ऑप्शन से कर लो. हाँ उसी पे आ रहा हूँ बेटा, ये ऑप्शन से पहले ही आ गया था आंसर. अब देखो ये मुझे लग रहा था कि ठीक है बढ़िया है, ऑप्शन ऐसे नहीं देते, एटलीस्ट इनको तीनों रेशो वही देने चाहिए था जिनका रेशो 3:4 बने, बट चांस था नन ऑफ दीज होने का भी. ये तो मुझे पता चल गया था कि ये तो आंसर नहीं है. 14 और 20 का रेशो 3:4 होता नहीं है. 17 और 19 का रेशो भी 3:4 होता नहीं है. तो ये तो कंफर्म था कि ये दोनों तो आंसर नहीं है, लेकिन आंसर 18/24 और नन ऑफ दीज में से कुछ हो सकता था. तो अब मैं ये पूरा प्रोसेस करता, या फिर मैं अगर सीधा ये कहता सर 18/24 का ही तो रेशो आ रहा है 3:4, लेकिन हम ये चेक करना चाहिए था हमें कि 6 माइनस करने के बाद, 6 ऐड करने के बाद क्या 4/5 आ रहा है. वो हम कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम वैसे ही कर सकते थे कि ये कंफर्म हो गया कि 18/24 जो आज के रेशो है बेटा, उसका रेशो 3/4 आ रहा है. ये तो कंफर्म हो गया. ठीक है. अब अगर मैं इसमें 6 ऐड कर दूं तो क्या वो भी 4/5 आ रहा है. बस ये और चेक कर लेते, वो तो हो ही रहा था. 24, 30 दोनों जा रहे हैं 6 की टेबल में, तो 4/5 अनडाउटेडली यही आंसर था. कुछ भी ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी. समझ आ रही बात, गलत कुछ भी नहीं है. अगेन कंपटीशन बेस्ड है बेटा पेपर, आपको स्टिपुलेटेड टाइम में पेपर ख़त्म करना है. क्वेश्चन तो आप लोग सारे कर लेते हो, लेकिन वो विद इन द टाइम लिमिट करना बस एक वही टास्क है. और उसके लिए आपको वाइसली चॉइस करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन मैं जल्दी कर सकता हूँ, किसमें 2-3 मिनट लगते ही लगते हैं, कोई 10 सेकंड में भी हो सकता है. जैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल 5-6 सेकंड का था, नंबर भी इतने छोटे थे कि कैलकुलेशन भी आप ओरली करके मार्क कर सकते थे. जहाँ टाइम सेव करोगे वो कहीं ना कहीं किसी और क्वेश्चन में लगवाने के लिए पेपर सेट बड़े सिस्टमैटिक वे में किया होता है बेटा, कि उनको पता है कि जहाँ बच्चे ने जिसको अच्छे से प्रिपेयर्ड है कोई, तो वो अगर किसी ईजी क्वेश्चन में टाइम सेव करेगा तो मुश्किल क्वेश्चन में टाइम लगे, ऐसा क्वेश्चन देते भी हैं. वो टाइम आपने लगाना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे. और मैथ्स में पास होना तो बिल्कुल ही सेटर होता है, बहुत ही आसान होता है. बस आपको जो करना होता है वो बहुत ध्यान से करना होता है और गलती नहीं करनी होती, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है. जो नहीं आता, लग रहा है, डाउटफुल है, उसको छोड़ दो, नेक्स्ट पे चलो. ठीक है बेटा, क्लियर है.
सो ये हमने दो टॉपिक कर लिए, रेशियो और प्रपोर्शन। अब हम नया चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो है इंडिसेस। स्लो चल रहे हैं, पहले आप रेशियो और प्रपोर्शन, कौन कौन सी एक्सरसाइज 1A और 1B, पहले ये ख़त्म करो, इसमें कोई डाउट आए तो पूछो, और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ इंडाइसिस। और बेटा इंडाइसिस जो है वो आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ, बस उसके जो क्वेश्चंस देने की ट्रिक होती है ना वो थोड़ी सी अलग होती है। आपने, मैं नहीं कहूँगा 11th-12th में पढ़ा है, आपने 8th-9th में पढ़ लिया था इंडाइसिस। आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, ये नहीं पता क्या आपको? बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, पावर ऐड, बस वही करना है। फिर बेस सेम, डिवाइड का साइन, पावर माइनस, बस वही सारे रूल्स हैं। इंडिसेस बोलते ही इसी है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इंडिसेस क्या होता है, पावर क्या होती हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, बहुत छोटा डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा, टिल देन 1A और 1B ये ज़रूर कर लो, साथ साथ कर लो, क्योंकि आगे चैप्टर्स धीरे धीरे मुश्किल होते जाते हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ही करवाऊँगा। अभी मैंने 5, 6, 7 एग्जाम्पल दे दिए, एक एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, ताकि आप घर पे उस टाइप को देख के क्वेश्चन कर पाओ। फिर भी कोई डाउट आता है तो ज़रूर पूछना क्लास में। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।